Hi everyone, I'm Amukta Malyada and I'm going to talk to you about active and passive voice in English grammar. In this video, we'll discuss what do you mean by the voice of a sentence. सेंटेंस की वॉइस क्या है, जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइसेस होते हैं तो ये क्या है ये सीखेंगे, और एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है ये भी सीखेंगे. What kinds of sentences can be used in the passive voice and when to use it. Passive voice इस तरह की sentences में बन सकती है और कब passive voice का use हम कर सकते हैं. And lastly about how can we change a sentence from active to passive voice. हम sentence को active से passive voice में कैसे बदल सकते हैं, उसमें क्या क्या steps होते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे. Read the following sentences. Sana sings a song. A song is sung by Sana. ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों sentences का meaning एक ही है. These two sentences express the same meaning. Difference है, difference कहाँ है, दोनों sentences की subjects वो different है. फर्स्ट सेंटेंस में सना इज़ द सब्जेक्ट, सेकेंड सेंटेंस में अ सॉन्ग इज़ द सब्जेक्ट. तो इन दोनों में लेकिन मीनिंग एक ही है. मीनिंग क्या है कि सना गाना गाती है. फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट एक्टिवली कोई काम करता है. यहाँ पे सब्जेक्ट जो सना है वो एक्टिव है. शी सिंग्स अ सॉन्ग. सेकेंड सेंटेंस में समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है. अ सॉन्ग वो कुछ एक्टिवली नहीं कर रही है, वो ऑब्जेक्ट है जो एक्टिव है और सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है. समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस का. फर्स्ट सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है और सेकेंड सेंटेंस पैसिव वॉइस में. In the first sentence, the form of the verb shows that the subject does something. So, here the verb is said to be in the active voice because it is the subject that acts. It is in action. Sana जो subject है वो कुछ action उससे हो रहा है, वो active है. और सेकेंड सेंटेंस में इन द सेकेंड सेंटेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है. सो इन दिस केस द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस बिकॉज द सब्जेक्ट सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन. So let's take a look at the definition of the voice. According to Wren and Martin, voice is that form of a verb which shows whether the subject does something or has something been done to it. Voice एक ऐसा form of a verb है जो ये हमें ये दिखाता है कि subject कुछ करता है या फिर उसके साथ कुछ हो रहा है. इन दोनों को हम voice कहते हैं. Examples देखिए. She helps me. She helps me. She जो सब्जेक्ट है इट इज़ एक्टिव. आई एम हेल्प्ड बाय हर. आई एम हेल्प्ड बाय हर. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, जहाँ पे आई जो है जो सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन उसके साथ कुछ हो रहा है. आई एम हेल्प्ड बाय हर. यहाँ पे हर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है, ना कि सब्जेक्ट आई. Second sentence, she plays cricket. She plays cricket. Cricket is played by her. She plays cricket में she is the subject and she is active. She is playing cricket. वो cricket खेल रही है. और second sentence में cricket is played by her. Cricket जो subject है यहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो हर है शी है वो क्रिकेट खेल रही है. तो यहाँ पे समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. So we may notice that when the voice is changed from active to passive,
the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. So इन दोनों में एक्टिव वॉइस में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट बन रही है. इसका मतलब ये दोनों अपने प्लेसेस इंटरचेंज हमें करना पड़ता है. इफ़ यू वांट टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यू हैव टू चेंज द पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इन दोनों की आपको प्लेसेस वो इंटरचेंज करना पड़ेगा. So we may conclude that only transitive verbs can be used in the passive voice since an intransitive verb has no object. अगर क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स अगर आपको पता है कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है. हियर द एक्शन पासिस ऑन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो एक्शन होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स में वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास ऑन होता है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो भी एक्शन का, जो भी वर्ब का इफ़ेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है. तो इसका मतलब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलना है तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को इंटरचेंज करना पड़ता है. तो यहाँ पे जहाँ जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसको पैसिव में बदलने का कोई स्कोप नहीं रहता है. सो द सेंटेंसेस इन विच देयर इज़ एन intransitive verb, we cannot turn them into passive voice. We cannot change them into passive voice. So let's see, how should we choose the voice of the verb? We should choose it taking into consideration the meaning of the sentence. हम voice of the verb को passive voice यूज़ करना है या active voice यूज़ करना है सेंटेंस का, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की मीनिंग क्या है. whether you want to make the doer of the action important or the person or thing acted upon important or prominent. हमें एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जो उस काम को कर रहा है डूअर है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं एक्टिव वॉइस में. और पैसिव वॉइस में इसका उल्टा करते हैं, जिसके साथ कुछ हो रहा है उसको हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं. तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, हमें जो भी एक्सप्रेस करना है, जो भी मीनिंग कम्युनिकेट करना है, उस मीनिंग के हिसाब से सब्जेक्ट कौन सी चीज़ होना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे. वो डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, एक्शन को करने वाला चाहिए, या फिर जिसके साथ कुछ हो रहा है उसको हमें इम्पॉर्टेंट बनाना है. तो ये दोनों हम अपने मीनिंग के हिसाब से देख के तब डिसाइड करेंगे वेदर टू यूज़ द एक्टिव वॉइस और द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब. जनरली हम पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं? Passive voice is preferred while using the vague pronouns or nouns as subject. Vague pronouns या nouns को subject की जगह जब हम use करते हैं तो ऐसे टाइम में हमें passive voice ज़्यादा use किया जाता है. Example देखिए, English is spoken all over the world. ये passive voice में है, English is spoken all over the world. ये इसका एक्टिव क्या है? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो पैसिव वॉइस में इंग्लिश इज स्पोकन, जो इंग्लिश के साथ कुछ हो रहा है उसको बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में. तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, वो बोल नहीं रहा है, उसको बोला जाता है. तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में है. लेकिन जनरली हम इसी सेंटेंस को इसी तरह से यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, क्योंकि
जो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस सेंटेंस में जो पीपल है, जो सब्जेक्ट है, वो वेग है, वो जनरल है, उसमें कौन कौन आता है और इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं होता, तो इसको हम वेग मानते हैं। एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि कौन से लोग हैं जिनको आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं जो इंग्लिश को बोलने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस एक्टिव वॉइस को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, दो इट्स नॉट रॉन्ग टू यूज़ इट, बट जनरली वी डू नॉट यूज़ इट, वी यूज़ द पैसिव वॉइस ऑफ दैट वर्ब इंस्टेड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में he was made king, he was made king, they made him king। he was made king में he जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, उसको किंग बनाया गया, तो उसने कुछ नहीं किया। जो सब्जेक्ट है ही है, उसने कुछ नहीं किया, उसको बनाया गया। तो हु मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग। यहाँ पे दे जो है, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस की, जो कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस में है, इसलिए ऑब्वियसली ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन दे मेड हिम किंग में दे सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा वेग है, वेग मतलब एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम जनरली दे मेड हिम किंग इस एक्सप्रेशन को अवॉइड करते हैं। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये भी पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस होगा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पे वन जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो भी एग्जैक्टली कौन है ये भी नहीं, हमें नहीं पता है, इसलिए इसकी जगह हम इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। जनरली प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस को हमें निभाना होता है। तो ऐसे प्लेसेस में, ऐसे यूसेजेस में, ऐसे अगर आप एक्सप्रेशंस में हम जनरली पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं, ना कि एक्टिव वॉइस में। So we have seen earlier that passive voice can be used only when there is a subject and an object. ऑब्जेक्ट के बिना हम पैसिव वॉइस यूज़ नहीं कर सकते हैं सेंटेंसेस का, ये हमने देखा था। तो ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है सेंटेंस में, तभी किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज़ उसको हम पैसिव वॉइस में टर्न नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, any one object becomes the subject of the passive voice and the other is retained and is placed after the passive verb। जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे केसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख के उसको पैसिव में बदल सकते हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस के बाद में प्लेस करते हैं। Here take a look at the example, Mr. Sharma teaches us grammar। मिस्टर शर्मा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और ये वो टीच कर रहा है, वो डूअर ऑफ द एक्शन है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस में है। और ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, और टीच जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर शर्मा। यहाँ पे हमने जो अज है उसको सब्जेक्ट की जगह, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह रख के उसको पैसिव में चेंज किया। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर शर्मा, we can say this, either we can say this or we can also say that grammar is taught to us by Mr. Sharma। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख के उसको हमने पैसिव में बदला है। तो बोथ वेज इट इज़ करेक्ट, यू कैन आइदर यूज़ दिस और दैट। और यहाँ पे हमने टॉट जो पैसिव वर्ब है
उसके बाद हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटेन किया है, उसको प्लेस किया है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। और सेकेंडली हमें ये भी देखना है कि पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड ओनली विथ द 8 टेंसेस ऑफ द वर्ब फॉर्म्स। सारे टेंसेस के साथ हम उसको पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। 8 टेंसेस जो होते हैं उन्हीं वर्ब फॉर्म्स के हम पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। The 4 tenses of the verb forms that cannot be used in the passive voice are future continuous, future perfect continuous, present perfect continuous and past perfect continuous। जो 4 tenses वर्ब फॉर्म्स के जिनको हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं कर सकते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों टेंसेस का हम पैसिव वॉइस में उन वर्ब फॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन दी पैसिव वॉइस। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का वहाँ पे होना ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन दी पैसिव वॉइस। So now let's see how we can change the form of the verb from active to passive voice। एक verb form को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदल सकते हैं, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदल सकते हैं, इसको देखते हैं। आप ये सेंटेंस देखिए, आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। आई यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन है, जो राइटिंग का काम है वो करने का काम सब्जेक्ट करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में है। इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में करना है तो ये होगा अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था अ लेटर, उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह रखा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ ऐड किया और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, उसको हमने ऐड किया और फिर बाई ऐड किया एंड देन जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह रखा है इस सेंटेंस में। तो ये इस तरीके से हमें एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस को बदलना पड़ता है। पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को चेंज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को ऐड किया, फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब को ऐड किया, फिर बाई ऐड किया। तो ये इस तरीके से एक सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदलता है। And this is how we can summarize what we have seen in the earlier slide. Rules of changing the voice from active to passive. एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना है। पहला है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। जो भी सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का प्लेस और ऑब्जेक्ट का प्लेस ये दोनों इंटरचेंज होते हैं। उसके बाद हमने बाई ऐड किया बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई वर्ड को ऐड किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने पैसिव वॉइस में यूज़ किया है। तो ये तीनों हमें करना है अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में एक वर्ब को चेंज करना है। तो इफ़ यू आर यूजिंग प्रोनाउंस इन द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को हम एक ही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के प्लेस में होगा उसका फॉर्म वो चेंज होता है इफ़ यू यूज़ इट एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमें देखना पड़ता है कि कौन से प्रोनाउन का सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है और उसी के मीनिंग का किस फॉर्म को हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज़ करना है। यहाँ पे एक टेबल है, इसको आप अच्छी तरीके से देखिए। प्रोनाउन आई इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, उसी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस में अगर उसको यूज़ करना है तो इट इज़ यूज्ड एज मी।
आई सब्जेक्ट के प्लेस में यूज़ होता है, उसी मीनिंग का ऑब्जेक्ट के प्लेस में अगर उसी को हमें यूज़ करना है तो वो मी हो जाएगा। और वी, WEV, ये अज हो जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस में जाके। यू विल रिमेन यू, you can use the same word in either as a subject and an object, और he वो सब्जेक्ट के प्लेस में यूज़ होता है, और उसी को अगर आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज़ करना है तो उसको हिम कहना पड़ेगा। और she जो है it becomes her when it is used as an object. They is used in the place of a subject, और उसी का ऑब्जेक्ट के प्लेस में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो them हो जाएगा। everyone, someone, anyone, ये हटा दिए जाते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नाउन जो भी होगा वो उसी तरीके से रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। There's a table given for you। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का कौन सा टेंस का वर्ब फॉर्म पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द एक्टिव वॉइस हैज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन पैसिव वॉइस में ये इज़ या आर या एम होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देयर इज़ वन थिंग कॉमन दैट यू कैन सी इन ऑल द टेंसेस एंड ऑल द पैसिव वॉइस में जितने भी वर्ब फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं उसको देखेंगे तो यू कैन सी दैट वर्ब की हर पैसिव वॉइस में जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सारे टेंसेस के एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करके आप उसको कैसे चेंज करेंगे वर्ब की फॉर्म को, ये यहाँ पे दिया गया है। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। लास्ट स्लाइड में आपने जो टेंस चेंज देखा था पैसिव वॉइस में टेंसेस के वर्ब फॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं, उनके लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हर एक टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में अगर यूज़ होगा तो उसमें इज़, आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस बाय आप ऐड करेंगे टू मेक इट अ पैसिव सेंटेंस। He learns his lesson. This is an active voice because he जो subject है he is the doer of the action। यहाँ पे जो verb से हमें दिख रहा है learn जो verb है उसका doer वो subject ही है, तो इसलिए ये active voice में है। He learns his lesson और इसको and this is in present indefinite tense। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कहेंगे तो हिज लेसन इज़ लर्नड बाय हिम। पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में हिज लेसन, और क्योंकि हिज लेसन इज़ इन सिंगुलर नंबर तो इज़ आएगा यहाँ पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करना है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्नड प्लस बाय। और ही जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आया है पैसिव वॉइस में, देन इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, ही से हिम में हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के प्लेस में आके। सो it becomes his lesson is learnt by him. His lesson is learnt by him. Next tense देखिए आप, past indefinite tense of the verb। इसमें past indefinite है तो इसमें helping verb was या were होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस by। he learnt his lesson, इसी को हम इसी सेंटेंस को देखेंगे सारे टेंसेस में, सो दैट
You won't get confused by different sentences given here. He learned his lesson. ये एक्टिव वॉइस में है, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जैसा कि मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब was हो जाएगा. His lesson was learnt by him. Third form of the verb, it will remain the same, and then you add by to it. और he जो सब्जेक्ट के प्लेस में है, if the verb is in the present continuous tense in the passive voice, तब कैसे चेंज होगा? is being या am being या are being ऐड करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करेंगे, प्लस by. being ये दिखाता है कि ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. और is या are हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट देखते हुए हम उसको यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो is यूज़ होगा, अगर प्लूरल में है तो are होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए am यूज़ होगा. This, if you take the same sentence that we had used earlier, he इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताएंगे तो ये होगा ही इज़ लर्निंग हिज लेसन. ही इज़ लर्निंग हिज लेसन, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और इसको हम पैसिव में बदलेंगे. वी आर डूइंग द सेम थिंग. हिज लेसन जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट के प्लेस में किया, और क्योंकि ये सिंगुलर में है तो इसलिए ये इज़ हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, और बीइंग कंटिन्यूस टेंस को दिखाने के लिए हिज लेसन इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्नड प्लस बाय. हिज लेसन इज बीइंग लर्नड बाय हिम. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब. इसमें पास्ट टेंस को दिखाने के लिए वर्ज यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूस टेंस को दिखाने के लिए बीइंग यूज़ करेंगे. अगर सिंगुलर में है तो वर्ज, प्लूरल में है तो वर, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय. तो सेम सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, ही वाज लर्निंग हिज लेसन एक्टिव वॉइस में. इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे हिज लेसन वाज बीइंग learnt by him. was क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर में है, being कंटिन्यूस टेंस को दिखाने के लिए, learnt थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस by. नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज़ बीन या हैव बीन ऐड करेंगे. सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन फर्स्ट पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन के लिए हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय. इस सेंटेंस को जो हमने पहले देखा था उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम ही हैज़ लर्नड हिज लेसन. ये एक्टिव वॉइस का है, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. और इसको पैसिव में बदलेंगे तो एज टोल्ड अर्लियर हिज लेसन
जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, और इसमें क्योंकि ये सिंगुलर में है हैज़ बीन हमने ऐड किया, परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए बीन को ऐड किया, और फिर लर्नड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, हिज लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तो you'll have to add had been plus third form of the verb plus by. He had learnt his lesson, ये active voice का है, और his lesson had been learnt by him, ये passive voice का होगा। future perfect tense of form of the verb अगर है active voice में, then you'll have to use will have or shall have plus been plus third form of the verb plus by. He will have learnt his lesson, ये active voice का था, तो इसको passive voice में his lesson will have been learnt by him, ये passive voice का सेंटेंस होगा। तो इसमें आपको एक बात नोटिस करने का है कि जब भी सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है तो पैसिव वॉइस में बीन ज़रूर यूज़ होगा। आपने कंटिन्यूस टेंस में देखा होगा, वहाँ पे बीइंग यूज़ हुआ, और यहाँ पे बीन, परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए बीन यूज़ करना है। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको चेंज करना इजी होगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब आप सेंटेंसेस चेंज करते हैं तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू इफ़ यू रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स, कि आपको एक ऑक्सिलरी यूज़ करना, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस को दिखाने के लिए बीइंग यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए बीन यूज़ करना है, और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होता है, और जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म ऑफ आप यूज़ करेंगे प्लस बाई ऐड करेंगे। तो ये कॉमन थिंग्स हैं। पहले तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को चेंज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर बीइंग या बीन यूज़ करेंगे, जो भी अगर परफेक्ट है तो बीन, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग, प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज़ करना है, प्लस बाय ऐड करना है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको लास्ट में आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। तो आपको ये काम करने के लिए वर्ब्स के सारे थर्ड फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो, और उसके बाद ये इजी हो जाएगा। सो इफ़ यू recall everything whatever you've learnt, what do you mean by active voice and passive voice, पैसिव और एक्टिव वॉइसेस क्या है ये आपने देखा, और इनको किस तरीके से आपको चेंज करना है एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ये भी आपने देखा। सो होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू। थैंक यू।